15 ही स्टूडेंट्स आए हो, आ जाने दीजिए। अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है, 10 मिनट का ब्रेक मिला था ना 10 मिनट का ब्रेक। हाँ, फिर भी 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, और अगर किसी को अपने असाइनमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है तो वो अभी पूछ सकता है। नहीं प्रॉब्लम है। कल खुशबू है क्लास में, इन्होंने फोन किया था मेरे पास। जीनोमिक म्यूटेशन किन किन लोग का टॉपिक है? किसी का टॉपिक नहीं? हाँ। हाँ नहीं, उजाला तुम्हारा तो है, तुमने भी मुझसे पहले ही पूछ लिया था। आपको कंटेंट मिल गया उजाला? कहाँ से? अच्छा, बाकी यानी दो ही लोगों को, मेरे ख्याल से ज्यादा टॉपिक रिपीटेड नहीं है। एक आधी टॉपिक भले रिपीट हो मेरे वाले पेपर से। एनीवेज, और किसी को कोई किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मान करके। हाँ दीप्ति। कौन सा? हाँ, देन। इतना, या तो उसको बहुत कंसाइज और ब्रीफ में करके लिखिए, ठीक है। आपको स्पॉन्टेनियस ही टॉपिक, खाली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मिला है टॉपिक में। हाँ, तो उसे बहुत ज्यादा डिटेल में मत बताइए ना, बस इंड्यूस्ड को बल्कि और शॉर्ट में कर दीजिए, ठीक है। इंड्यूस्ड बिल्कुल ही मतलब केवल हेडिंग बता दीजिए कि क्या होता है वहां पे म्यूटाजन, एक बार वर्ड में जिक्र कर दीजिएगा। बाकी आप स्पॉन्टेनियस पे फोकस करिए, ठीक है। वो ही जो 7-8 पॉइंट है। और मैंने ये इसलिए बोला था ना, बहुत ऐसे आपको कोई थीसिस थोड़ा ना बनानी है जितना सारा आप लिख डालोगे, ठीक है। और ना ही एक पर रिसर्च कर रहे हो, ये भी बात है। तो इस वजह से असाइनमेंट की लिमिट बता दी जाती है, लेकिन अगर आपका मतलब फालतू और एक्स्ट्रा बात मत लिखिए, बस इससे मतलब रहता है, ठीक है। चलिए, अब मुझे लग रहा है मैं शुरुआत करूं। हाँ उजाला बताओ। हाँ, श्वेता बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनका ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है वो लोग तो आज बहुत ध्यान से लेक्चर सुनिएगा, ठीक है। कुछ पार्ट आज करेंगे और कुछ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि एक बार में तो ये तो संभव नहीं है कि सारा का सारा पढ़ा भी दूंगी तो भी वो दिमाग में भी तो रहना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अब धीरे धीरे प्रिपरेशन करने लगे, क्योंकि अब ये जैसे ही दो टॉपिक ही खत्म होंगे उसके बाद जितने टर्न्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको असाइनमेंट जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से। पहले इसमें केवल आप हेडिंग हेडिंग लिख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल, जिससे थोड़ा थोड़ा आप अवेयर हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में नाइट्रोजन साइकिल, जब आप मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पढ़ते थे बैक्टीरिया की, है ना, तो वहां पर पढ़ रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक पढ़ना है आपको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में वो है एन टू साइकिल। दूसरा मेन टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड वन, इस वर्ड का इस्तेमाल मैं बार बार करूंगी, मतलब लिखने में NIR, इसको छोटा कर लीजिएगा, और एक का इस्तेमाल करूंगी NR। इन दोनों का क्या मतलब है? ये एंजाइम्स है, ठीक है। वो एंजाइम जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये जो NIR है ये है नाइट्राइट रिडक्टेज। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सा वाला एज अ रिडक्टेंट इसमें कंपाउंड यूज होता है, या कौन सी एनर्जी करेंसी
यहाँ पर इस्तेमाल होती है, या हर पर्टिकुलर एंजाइम उसमें को फैक्टर क्या है, कौन से को एंजाइम्स हैं, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जहाँ पे NR लिखा है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है नाइट्रेट रिडक्टेज को, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये दो एंजाइम थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ में आपको पढ़ना है, क्योंकि जब भी MCQ बनता है ना, तो ज्यादातर में तो इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा वाला को फैक्टर या को एंजाइम इसमें इस एंजाइम में मौजूद होता है, ठीक है। तो उसको डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक और टॉपिक आपको पढ़ना है। फाइनली नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब शुरुआत कर रहे हैं। अगर टॉपिक्स ऊपर नीचे हो जाएं तो भी कोई मतलब ये मत सोचिएगा कि मैम कैसे बता रही हैं। बेस्ट बुक में अगर आप बुक की हेल्प लेना चाहो, जिनके पास है अवेलेबल, तो वो HN श्रीवास्तव पढ़िएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है बुक, तो वो लेक्चर भी ध्यान से सुने, अटेंड करें और साथ साथ में लिखते चलिए, ठीक है। जो की पॉइंट्स हैं वो तो मैं बताती ही चलूंगी, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करें। कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, शुरुआत करें। यस करिए, चलिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अभी ये ब्लू वाले पार्ट पे नहीं ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाले पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है? अप्रॉक्स 70 प्लस, है ना, 70 प्लस या 78 समथिंग, 78 समथिंग। सही बोल रही हूँ कि नहीं? या अगर हाँ, जो पुरानी बुक्स होंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा 72 प्लस में समथिंग दिया होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज कि ये 70%, 70 प्लस में ही होता है। कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि आपको ये मालूम है नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। जब प्लांट्स के पास पहुंचेगा तभी हमारे पास आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जो या प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड वेब में एंट्री करने के लिए किसी भी इसेंशियल एलिमेंट को सबसे पहले किसके पास जाना होगा? प्लांट्स के पास जाना होगा। अगर आपने फूड वेब कभी भी पढ़ रखा होगा तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एंट्री कहाँ पर होती है? प्लांट्स के पास में होती है ना। और प्लांट्स से फिर वो जैसे ही एक बार प्लांट्स के पास पहुंचा तो हमने उसे कंज्यूम किया, तो हमारे पास भी हमारी भी जो सेल की या बॉडी की नीड्स हैं वो उसी के थ्रू पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन समस्या ये है कि नाइट्रोजन एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। जब भी N2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो एटमॉस्फेयर में इसी फॉर्म में होगा, जाहिर बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमेशा जो मतलब नाइट्रोजन एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये ट्रिपल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड्स का मतलब है कि कितना हाईली स्टेबल होगा, ठीक। स्टेबल का मतलब क्योंकि प्लांट्स के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्ट वो नाइट्रोजन को अपने आप असेस कर ले या गेन कर ले, ठीक है। या एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं है प्लांट्स में, है ना। तब वहां पर क्या होता है, और आपको ये भी मालूम है कि एक एक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर तो तीन ऐसे बॉन्ड्स है ना। तो इन बॉन्ड्स को जो कि कोवेलेंटली कह सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही तो नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए लगभग इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, 942 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा है, लेकिन वो कह सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में है ही नहीं कि प्लांट्स उसको डायरेक्टली ले पाए। तब तो समस्या हो गई ना, क्योंकि इतनी एनर्जी कौन प्लांट्स ऐसे डायरेक्टली खर्च नहीं कर सकते, ठीक। तो उसके लिए नेचर ने क्या रखा है, कुछ वेज बनाए हुए हैं ताकि ये नाइट्रोजन जब अर्थ पर आए तो वो इस फॉर्म में आ सके, ताकि वो प्लांट्स उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सके या कर ले सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला तो आप यही मान लो कि ये नाइट्रोजन दो ही तरीके से एयर में है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि या तो किसी तरह से प्लांट्स के पास ये मैकेनिज्म होती कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो ले सकते, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि उनके पास ये मैकेनिज्म है नहीं कि वो हर एक मोल के लिए, नाइट्रोजन के मोल के लिए इतनी एनर्जी खर्च कर पाए।
नहीं तो प्लांट ही एकदम एनर्जी उसके पास बचेगी नहीं, तो वो हम लोगों को क्या देगा, है ना। तो ये वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर समस्या क्या आई कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो बहुत है, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है कि उसको डायरेक्टली प्लांट्स टेकन अप कर सके, ठीक है। तब अब इसकी इस समस्या का समाधान क्या हुआ कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म दैट मींस इनको अगर आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिया जाए किसी तरह से, ठीक है, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को, तो ये प्लांट्स उसको इजिली असेसेबल है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो सिंपलर या आयनिक फॉर्म होती है, ये किस किस फॉर्म में हो सकती है, उसके लिए आप तीनों के नाम लिख लीजिए। एक हो सकता है अमोनियम, हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है NO3 माइनस, दैट मींस नाइट्रेट। इससे मेरे ख्याल से अवेयर होंगे इससे, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना मैं मान के चल रही हूँ कि आपको मालूम है कि ये नाइट्रेट लिखा हुआ है, ये नाइट्राइट लिखा हुआ है, या फिर अमोनियम, ठीक है। इस फॉर्म में, इस आयनिक फॉर्म में, या ये, और यूजुअली आयनिक फॉर्म में कैसे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन से इस फॉर्म में आने तक में, जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद ही प्लांट्स इनको आसानी से ले सकते हैं, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आएगा कैसे, उसके लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी पड़ती है, ठीक है। थर्ड वन, कि इसके अलावा ये हमेशा होंगे किस फॉर्म में, या तो फिर ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में होंगे, या फिर क्या सॉइल में भी, क्योंकि प्लांट्स कहाँ लगे रहते हैं, आसमान में लटके रहते हैं ना, सॉइल में ही तो होगा। तो सॉइल में भी ये सॉइल सॉल्यूशन में, दैट मींस कि वाटर इसके साथ में होएगा, राइट। तो अब नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सॉइल तक कहाँ पहुंची। यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स के पास जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या होगा, सॉइल सॉल्यूशन। दैट मींस कि एयर से सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ पर आएगी, सॉइल में आएगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। हाँ, इसको जरा पेन डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। अगर लिख चुके हो तो फिर आगे बढ़े, करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो बात आ गई कि सॉइल में मौजूद होना चाहिए, लेकिन सॉइल में मौजूद होगा कैसे, उसके लिए जो नाइट्रोजन साइकिल चलता है, या नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो पर्टिकुलर साइकिल है या जो वेज है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो एयर में मौजूद है, वो तीन तरीकों से सॉइल तक पहुंच सकती है, ठीक है। एक तरफ आप लिख लो नाइट्रोजन, ठीक है, और एक तरफ लिख लो सॉइल, राइट। ये मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने बहुत थोड़े से में बना दिया, लेकिन अभी हमारे पास तो है ना, अब मैं इसे रब कर सकती हूँ और आगे आगे मैं बताती रहूंगी, ठीक है, साथ साथ में बनाते चलना। तो इसके भी तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो सकता है, लगभग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 2% इसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स के पास तक पहुंचता है, ठीक है। वो कौन सा प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में एक हैबर प्रोसेस पढ़ रखा होगा, उसका इस्तेमाल किया जाता है लैब में नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है ना, पढ़ा है। तो वो उसका यूज कहाँ पर होता है, उसका यूज होता है जितनी भी फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, यूरिया वगैरह है, उनके फॉर्मेशन के लिए इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो तरीका ये हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू वो किसी तरह से सॉइल में या फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में सॉइल को पहुंचाया जाए। सॉइल उसके बाद प्लांट्स क्योंकि सॉइल में ही लगे रहते हैं तो वो इजीली अपटेक कर लेंगे, ठीक है, जब भी फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। और फर्टिलाइजर्स अकेले थोड़ा ना ऐसा सूखा सूखा थोड़ा ना डाल दोगे, ऑफ कोर्स वहां पे पानी भी रहेगा तो अल्टीमेटली वो सॉइल सॉल्यूशन में पहुंच गए। जो भी आपने फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में पहुंचेंगे तो प्लांट उसको इजीली अपटेक कर लेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन इस प्रोसेस का, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट प्लांट नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ज्यादातर तो नाइट्रोजन का जो भी अमाउंट रहता है या नाइट्रोजन आयन के जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, आयनिक फॉर्म्स, वो सारे के सारे लीच आउट हो जाते हैं, परकोलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बजाय मतलब प्लांट्स के लेने के वो अर्थ के ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है।
लीचिंग हो जाती है मोस्ट ऑफ दी। इसीलिए कहा जाता है कि जितना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं लैब के थ्रू या किसी भी सिंथेटिक मैकेनिज्म के थ्रू, उसका 2% ही प्लांट्स के पास पहुंचता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडस्ट्रियल प्रोसेस की। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, नाइट्रोजन साइकिल। दूसरी तरीका क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सॉइल में पहुंचने, सॉइल में सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचने का तरीका, फिजिकल प्रोसेस, वो भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमेशा ना ही बारिश होती है ना ही हमेशा बिजली चमकती है। ठीक है, वो भी किसी स्पेसिफिक, और ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टोर है वहां पर, हालांकि सॉइल एज अ स्टोर ही काम करती है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा ना है कि वो साल भर के लिए या 50 सालों के लिए स्टोर करके रख लेगी, है ना। तो बेसिकली फिजिकल प्रोसेस क्या है कि जब भी कॉस्मिक रेज की वजह से एनवायरनमेंट में जो भी है तो उनके पास हाई एनर्जी होती है, तो वो इजिली इस जो स्टेबल बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, या फिर लाइटनिंग के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं फिजिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो इन फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, और जब भी बारिश होगी तो बारिश के साथ में ये कहाँ पहुंच जाते हैं, सॉइल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी बेसिकली वही तीनों फॉर्म होती हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। राइट, इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और जब ये कहाँ पहुंचे, सॉइल में पहुंचे, तो प्लांट्स ने इसको अपटेक कर लिया। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू भी केवल और केवल 80%, केवल 80% ही नाइट्रोजन प्लांट्स के पास पहुंच पाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, थर्ड वन क्या है, थर्ड कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल का मतलब ही हुआ कि कोई ना कोई लाइफ फॉर्म का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, बायो का मतलब ही हो गया कि कोई ना कोई लाइफ फॉर्म इसमें इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल सॉल्यूशन तक पहुंचती है, सॉइल सॉल्यूशन में आ जाती है। ठीक है, सॉइल तक पहुंचता है। उसमें भी स्पेसिफिकली आपने बैक्टीरिया सुने होंगे। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो, या जिनके पास कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिससे वो प्लांट के लिए इजीली एक्सेसिबल है। तो जाहिर सी बात है, अब एक ये कॉमन सेंस की बात है कि ये बैक्टीरिया होंगे कहाँ, ऑफकोर्स सॉइल में ही रहते होंगे। ठीक है, तो वो जब कभी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या किसी बायोलॉजिकल फॉर्म का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाया बायोलॉजिकल प्रोसेस। और उसके थ्रू ये स्टेबल नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद होती है। और जैसे ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी तो प्लांट्स इसको अपटेक कर लेगा। ठीक है, इसमें भी बैक्टीरिया के केस में या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया हो, ये एग्जांपल बैक्टीरिया का हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ और भी ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या ये सिंपल फॉर्म में ये कहो, यहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखना। ठीक है, और उसमें भी क्या दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो रह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनके थ्रू ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और वो ही सिंपलेस्ट फॉर्म किस कौन ले लेता है, प्लांट्स उसको इजिली अपटेक कर लेते हैं। अगर इतनी बात, और इसका परसेंट सबसे ज्यादा हाई रहता है, यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल से 2%, फिजिकल प्रोसेस से 8%, लेकिन 90% जो प्लांट्स नाइट्रोजन ले रहे हैं वो इसी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू मतलब प्लांट्स अपटेक करते हैं। ठीक है, 90%। राइट, इसको अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से शॉर्ट में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे इतनी बात समझ में आई हो तो फिर हम आगे बढ़े। यस, चलिए देखिए, अब मैं ये मान के चल रही हूँ यहाँ पे सॉइल में पहुंच गया है, कौन कौन पहुंच गया है, नाइट्रेट पहुंच गया है, नाइट्राइट। ठीक है, या सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बेसिकली जो N2 से चेंज होता है ना वो नाइट्रेट ही चेंज होता है। जो पहला कंपाउंड बनता है, पहली सिंपलेस्ट आयनिक फॉर्म बनती है वो यही बनती है। ठीक है, नाइट्राइट की। ठीक,
तो अब आप ये कह सकते हो कि सॉइल में नाइट्राइट बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो गया, ठीक है, सॉइल सॉल्यूशन में। अब आगे की कहानी कहाँ होती है, अब प्लांट्स का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं एक और साइकिल बना रही हूँ, आप भी पूरा पेज लेकर के साथ साथ में बनाते चलना, ठीक है। इसे रब कर रही हूँ। प्लांट के अंदर क्या कहानी होती है, या ये कहें, ये इससे पहले मैंने देखिए नाइट्रोजन साइकिल तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि नाइट्रोजन साइकिल की आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता हो सकती है नाइट्रोजन एटम की हमारे या फिर किसी भी लाइफ फॉर्म में, क्या आवश्यकता हो सकती है, बता सकते हो। अमीनो एसिड्स, और बस अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और अमीनो एसिड मेन कंपाउंड, मेन, क्योंकि अमीनो एसिड्स बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो यानी कि अमीनो एसिड बनने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्योंकि अमीनो एसिड से बनते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अगर आपको याद हो कि डीएनए क्या है, बेसिकली इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, और आपको ये मालूम है इसमें भी कितना सारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। और कोई ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसमें डीएनए ना हो, डीएनए नहीं होगा तो आरएनए होगा, ठीक है, वो अनदर काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो अगर ये उसमें भी नाइट्रोजन तो मौजूद होता है ना, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, दैट मीन्स कि इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ, डीएनए के फॉर्मेशन में भी हो रहा है। इसके अलावा जब मैंने फोटोसिंथेसिस आपको बताया था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया था, है ना, बताया था कि नहीं। हाँ, उसका स्ट्रक्चर याद है, क्या होता था, क्या होता था, मैग्नीशियम इन द सेंटर, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, एग्जैक्टली, वर्षा ठीक बता रहे हो, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हर एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, तो कितना सारा प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। तो अब आप ये हर एक पत्ती के पास कितना सारा मॉलिक्यूल होगा, तो अब अल्टीमेटली प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन बहुत आवश्यक हो गया कि नहीं, उनके सर्वाइवल के लिए ऑफकोर्स हो गया, ठीक है। तो ये थी सिग्निफिकेंट, अगर नाइट्रोजन केवल एनवायरमेंट में ही रहेगी, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के पास आएगी ही नहीं, तो फिर आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, वो कैसे अपनी जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन साइकिल का चलना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और लिख लीजिए कि नाइट्रिफिकेशन, ये जो मैंने प्रोसेसेस बताए थे, फिजिकल है, इंडस्ट्रियल है, या फिर बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी N2 का, N2 से फॉर्मेशन हो रहा है N3 या फिर NO2 का, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, लिख लो। जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, तो ये स्पेसिफिक इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं इसकी बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक या फंडामेंटल्स अगर आप याद करना चाहो तो उसको हमेशा याद रख लो कि जब भी N2 से फॉर्मेशन किसका होगा, NO3 माइनस या मतलब नाइट्राइट या नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगर N2 से अमोनियम, अमोनिया बन रहा है, ठीक है, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बना लेता है, और फिर प्लांट्स के लिए एक्सेसिबल होता है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा स्टेप अमोनिफिकेशन, राइट, अमोनिफिकेशन। एंड थर्ड वन, अगर यही जितने भी कंपाउंड्स हैं ये वापस N2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं किसी वे के थ्रू, जिसमें भी ज्यादातर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर इतनी बात समझ में आती है तो फिर आगे बढ़े। नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ये बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ में लिख लो, 1 मिनट लगेगा, लिख लो इसे फटाफट। हेडिंग लगाइएगा, इसके बाद
नाइट्रोजन सॉरी हाँ NO3 एसिमिलेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन या नाइट्रोजन एसिमिलेशन, कुछ भी लिख सकते हो। आगे बढ़े, इसे रब कर दूं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम कि सॉइल में, मैं ये मान के चल रही हूँ सॉइल में लगा है प्लांट, ठीक। और प्लांट और सॉइल का जो मतलब कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो क्या होता है, राइजोस्फीयर। या ये कहें कि रूट सेल्स ही तो सबसे पहले कांटेक्ट में आती हैं, ऐसा है कि नहीं है। प्लांट का हवा में तो होगा नहीं, मान लीजिए ये सॉइल है, तो सॉइल से स्टेम तो बाद में टच होता है, पहले कौन टच होता है, पहले टच होती है रूट सेल्स, ठीक है। ये बात है क्लियर कि नहीं। फिर प्लांट्स तो ऊपर, बाकी लीव्स और ये सारी बातें, ठीक। हेडिंग लगाइएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, और इसमें या ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेट एसिमिलेशन, क्योंकि सॉइल में नाइट्रेट फॉर्म में रहता है, नाइट्रेट एसिमिलेशन, राइट। जो भी आप पेज बना रहे हो वहां पर आप नीचे से शुरुआत करिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, या तो फिर मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल कर दूं तो भी वो पूरा नहीं बन पाएगा। मैं बार बार बनाते भी जाऊंगी, रब भी करते जाऊंगी, समझाते भी जाऊंगी, तो प्लीज साथ साथ में दोनों तीनों चीजों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये है सॉइल सरफेस, ठीक, दिस इज द सॉइल, राइट। तो ये जो मैंने बाउंड्री बना रखी है ये रूट सेल की बाउंड्री है, और ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है ये सारा सॉइल है। और ये जो ऐसे, चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, ये क्या है, ये बेसिकली रूट सेल है, ठीक। अब यहाँ पर रूट सेल होगी तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ मेम्ब्रेन, मतलब कि कुछ क्या, हर एक सेल के पास एक अपनी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। मेम्ब्रेन होगी तो उसमें आपने साइटोलॉजी वाले पेपर में पढ़ रखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर या वो नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको मालूम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। उनमें से कई कई सारी प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। सिम्पोर्टर, यूनिपोर्टर और एंटीपोर्टर का काम, ठीक है। तो वो बेसिकली होंगी कहाँ, यहाँ पर ही होंगी ना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है किसकी, रूट सेल की। तो चाहो तो इस बाउंड्री को आप लिख सकते हो क्या, सेल मेम्ब्रेन ऑफ रूट सेल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर क्या है, बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है या एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो सॉइल में जितने भी नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनको वन बाय वन प्रोटॉन के साथ रूट सेल में एंट्री दे देता है, ठीक है। यानी कि जो अब सॉइल में मौजूद था नाइट्रेट का मॉलिक्यूल या अमाउंट, वो कहाँ पहुंच गया, रूट सेल के पास पहुंच गया। यह दो क्यों लगा दिए, एक ही लगाना है। नाइट्रेट कहाँ पहुंच गया, रूट सेल में एंट्री पा गया, ठीक। ये 2H+ कहाँ से आएगा, हर प्लांट सेल के पास एक प्रोटॉन पंप होता है, ठीक। प्रोटॉन पंप होता है, और इस प्रोटॉन पंप का काम क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा में या जहाँ प्लांट काम कर रहा होता है तो वहां पर जो भी H+ आयंस है उनको बैलेंस करने का काम, ठीक है। उनका जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है या जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे उसकी ज्यादातर जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होती है या किसी को एंट्री देनी रहती है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, तो उसमें कौन हेल्प करता है, प्रोटॉन पंप हेल्प करता है, ठीक है। ये एटीपी हालांकि ये ऐसे ही फ्री में काम नहीं करता, इसको एटीपी खर्च करनी पड़ती है, और जितना भी एक्स्ट्रा वाला होगा तो वो क्या वापस सॉइल सॉल्यूशन में भेज देता है H+ को। यही H+ बहुत सारे पूल्स है, जरूरी नहीं मैं अगर एक भी दिखाऊं तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही मॉलिक्यूल को भेजेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल बराबर चलते रहेगा ना। तो ये क्या करता है H+ जो सॉइल सॉल्यूशन, या ये इसको कहें एपोप्लास्टिक रीजन होता है, दो सेल्स के बीच में जो रीजन है, ठीक है, वो कहलाता है एपोप्लास्टिक। तो ये एपोप्लास्टिक रीजन में H+ को भेजते रहता है,
और यहाँ पर ये जो सिम्पोर्टर है वो इन्हीं H प्लस का इस्तेमाल करके दो प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स और एक नाइट्रेट का मॉलिक्यूल इनसाइड रूट सेल भेज देता है। किसके थ्रू? इसको लिख लो कि ये सिम्पोर्टर किसका है, NO3H प्लस सिम्पोर्टर। सिम का मतलब दो मॉलिक्यूल्स को, दो स्पीशीज को साथ साथ में भेज रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये कहलाया सिम्पोर्टर। अगर यही एक एक की एंट्री होती और एक का एग्जिट होता तो वो कहलाता है एंटीपोर्टर। ठीक है, अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में भेज रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिम्पोर्टर। लिख लो सिम्पोर्टर। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आती है तो आपको हम बताते हैं कि ये सेल के पास और क्या क्या चीजें होती है। प्लांट सेल है तो इसके पास क्या क्या होगा, रूट सेल है तो इसके पास क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। उससे पहले ये आप देखो तो इसको यहाँ पर लिख लो ल्यूकोप्लास्ट, या ना भी याद रहे प्लास्टिड याद रहे तो प्लास्टिड लिख लीजिए, ये प्लास्टिड की सेल को शो कर रही हूँ। और दूसरा एक और क्या होता है, एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, ठीक है, इतना सर्कल में नहीं होती लेकिन बना लीजिए, ये प्लांट वैक्यूल है। ठीक, अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट यहाँ पर मौजूद हो गया, मतलब आ गया था, एंट्री इसको मिल गई थी, ये क्या करता है, ये एक एंजाइम की मदद लेता है, उस एंजाइम का नाम है NR। NR मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की मदद लेता है और उसकी मदद से ये किस में कन्वर्ट कर देता है, NO2- या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। किसको, नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट में। किसकी मदद से, NR, दैट मीन्स नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से। एक रिडक्शन इवेंट हुआ जिसकी वजह से NO3 से NO2 बन गया। साथ में इस्तेमाल किसका किया, यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया NADH, रिड्यूसिंग पावर का। इसको कन्वर्ट किस में किया, NAD+ में। इसको भी लिख लेना। मैंने पहले भी जैसे ETS में आपको बताया था ना कि बहुत जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनमें से किन्हीं किन्हीं को एनर्जी करेंसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वही उसी तरह का एंजाइम है कि इसको रिड्यूसिंग पावर की जरूरत है अपने आप को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ये अगर लिख लिया है आपने, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, यहीं पर लिख लिया है तो मैं थोड़ा सा इसे रब करके आगे बढ़ू। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लिख रही हूँ क्योंकि इस सेल थोड़ा नीचे बना रखी है ना, ये बात है। यानी कि अब मैं मान के चल रही हूँ N3 से NO2 बन गया, ठीक है, और इस्तेमाल हुआ NR का। NR दैट मीन्स नाइट्रेट रिडक्टेज। अब ये क्या करता है, ये फिर से एक ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करता है और ल्यूकोप्लास्ट में एंट्री कर जाता है। ठीक, कौन, NO2- दैट मीन्स नाइट्राइट। और ये नाइट्राइट ल्यूकोप्लास्ट में पहुंच करके क्या करता है, ये अगेन एक एंजाइम है NIR जिसे बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। ये इसका इस्तेमाल करके नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देगा अमोनियम में। ठीक है, NH4+। और ये NH4 किस में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड्स में। एमाइड्स क्या है, एमाइड्स बेसिकली अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड वो जिसमें, वैसे तो सारे ही अमीनो एसिड में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड का ही होता है, लेकिन इसमें हाई अमाउंट में नाइट्रोजन है, उनको एमाइड्स कहते हैं। जैसे कि, और वो केवल 4 ही हैं। ठीक है, बाकी भी सब में नाइट्रोजन रहेगा, लेकिन वो जो जिसमें हाई अमाउंट में है वो 4 होते हैं, या उनको एसिडिक वाले में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो उसमें कौन कौन से हैं, एन, उनका सिंबल N और Q है।
आप लिख सकते हो, एक होता है एस्पैराजीन, एक होता है ग्लूटामीन। बल्कि पहले ग्लूटामीन लिखिएगा क्योंकि एमाइड्स में ग्लूटामीन ही सबसे पहले बनता है। ग्लूटामीन एंड एस्पैराजीन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो नाइट्रेट था, एंट्री किया, उसने नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट फिर ल्यूकोप्लास्ट में जो प्लास्टिड होगा वहां पर जाएगा, वहां पर एक एंजाइम मौजूद होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, उससे ये पहले अमोनियम बनाएगा, अमोनियम से फिर अमाइड्स बनेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो यस करिए। चलिए, जब तक कि ये एमाइड्स का इस्तेमाल है, यहाँ पर जितनी भी सेल को अमीनो एसिड्स की जरूरत है तो वो उसका काम चल रहा है। ठीक है, जितना एक्सेस में हो जाता है उसको क्या करता है, ये वैक्यूल में भेज देता है। किसको, चाहे वो एमाइड हो, एमाइड का अमाउंट, ठीक, या फिर साथ में जितना भी एक्स्ट्रा NO3 का पूल होता है वो भी कहाँ भेज करके, वैक्यूल क्या एज अ स्टोर रीजन काम करती है प्लांट सेल के लिए। तो जितना एक्सेस होता है वो अमाउंट कहाँ पे भेज देगी, प्लांट सेल इसमें वैक्यूल में भेज देती है। किसकी मदद से, वो भेजती किसकी मदद से है, प्रोटॉन पंप के थ्रू। ठीक है, इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ू, और इस सेल को आप चाहो तो अब यहाँ से ब्लॉक कर दो, मतलब ये एक पूरी पर्टिकुलर आपने सेल बना दी। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ये हो गया काम रूट सेल का, रूट सेल में इतना काम हुआ। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और लिख लीजिएगा, ये जो NIR है ये भी ऐसे सिंगल फ्री में काम नहीं करता। ठीक, इसको भी कुछ एक्स्ट्रा में चाहिए एनर्जी, तो वो एनर्जी से कहाँ से मिलती है, इसे मिलती है NADPH से। NADPH से ये कन्वर्ट किसमें, NADH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये NADPH मिलता कहाँ से है इसको, ये NADPH आता कहाँ से है, क्योंकि अगर यही क्लोरोप्लास्ट होता तब तो हम कहते कि फोटोसिंथेसिस में NADH का इस्तेमाल, अरे NADH का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ कुछ वहां वाले पूल से मिल जाएगा। ठीक है, या और जो भी मैकेनिज्म हो रही वहां से मिल जाएगा। यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा जो आपने OPPP पाथवे पढ़ा है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको याद हो जो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे वहां पर NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था, ये NADPH वहीं से आया है, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, NIR करता है, दैट मींस नाइट्राइट रिडक्टेज करता है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर मैं आगे बढ़ू, बात समझ पाए। चलिए, यहाँ पर आपको मालूम है प्लांट्स के पास दो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसे सर्वाइवल में मदद करते हैं। कौन, पहला एक तो होता है जाइलम। ठीक, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा होता है, या जब ये तो सारा डार्क में क्योंकि वो इनसाइड दी सॉइल काम हो रहा है। ठीक है, सनलाइट आई, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस चल गई, उसके बाद में क्या होगा कि यही जो एमाइड्स है, ठीक है, एमाइड्स कहाँ पहुंचते हैं, जाइलम के थ्रू, या जाइलम जो कंडक्शन होता है वाटर सॉल्यूशन के थ्रू, यही एमाइड्स हो या नाइट्रेट, यही वाले ये जो नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स है, ये जाइलम के थ्रू कहाँ जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो इसी जाइलम कंडक्शन के थ्रू मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, क्या मैंने बताया कि यही जो एमाइड्स थे, ठीक है, या नाइट्रेट था, वो एक्स्ट्रा वाला वो सारा का सारा कहाँ जाता है, सारा का सारा जाता है मीजोफिल सेल्स में। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं इसको रब करके नेक्स्ट सेल बनाऊं, यानी कि जब आप बना रहे होगे तो अपने पेज पर कैसे करिएगा, इसको तो मैंने बोला था कि बेलो मतलब कि एकदम बेस से शुरू करिएगा, तो अब अबव वाला जो है पार्ट उसमें बनाइएगा लाइक दिस। देखो, ये मैंने यहाँ से शुरुआत किया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये अबव वाला बनाइएगा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स में, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जाइलम पूल के थ्रू एमाइड, और यहाँ पर क्या आएगा, ये जो नाइट्रेट है वो इस तरह से सॉइल में जो नाइट्रेट मौजूद थी वो कहाँ तक पहुंच गई, रूट सेल से अबव स्टेम के थ्रू, स्टेम में एक तो जाइलम होगा, ठीक है, और उसके थ्रू कहाँ पहुंचा, फिर फाइनली मीजोफिल सेल्स में पहुंचता है। कैसे मीजोफिल सेल्स में पहुंचता है, अगर इतना बना लिया तो मैं रब करूं,
मेरे पास स्पेस नहीं है ऊपर बनाने के लिए। रब करें, यस करो एक बार। चलिए, ये बताइए मैं कहते जा रही हूँ, समझ आ रहा है ये कि नहीं? चलिए, जहां पे ना समझ में आए वहां पर दोबारा से पूछ लियो, ठीक है? अब अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो इससे एक और बात पता चल रही है। तो इस साइकिल से आपको लोकेशन पता चल रही है, किसकी? एंजाइम्स की, कि कौन सा वाला ल्यूकोप्लास्ट या प्लास्टिड में होगा, कौन सा एंजाइम, ठीक है? अब कौन सा एंजाइम साइटोसॉल में होगा। चलिए, अब हम पहुंचे मीजोफिल सेल के पास। मीजोफिल सेल के पास अगेन वैसा ही सिंपोटर है। तो सिंपोटर के थ्रू NO3 एंट्री पा गया, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए यहीं पर, ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल कहाँ पर होती है भाई? मीजोफिल सेल कहाँ होती है? कहाँ होती है? ये देखो। हाँ श्रद्धा बताओ। हाँ एग्जैक्टली, लिफ्ट में। तो कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, खाली श्रद्धा को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है कि मीजोफिल सेल कहाँ होती है। प्लांट में भी नहीं बता सकते थे। जब प्लांट की बात हो रही है, प्लांट में भी लीव्स में ही होती है पैलिसेड सेल्स और मीजोफिल सेल्स। इसके थ्रू वैसे ही प्रोटॉन्स की हेल्प से ये वापस जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट वो आएगा, एंटर करेगा कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स में, साथ में एमाइड्स भी। अब एमाइड्स का तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक? और जितना एक्स्ट्रा वाला होगा वो कहाँ पे? वैक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों चीजें बना लीजिए, ये हो गया वैक्यूल, और साथ में अब इसके पास कौन सा? मीजोफिल सेल्स के पास क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? लीव्स के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना? हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या ओपीपी भी चल रहा है, आरपीपी भी चल रहा है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस बकायदा हो रही होगी, ठीक? अभी क्या होता है कि फिर से ये जो नाइट्रेट है इस्तेमाल करता है किसका? नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का। बना क्या लेता है? नाइट्राइट। ये नाइट्राइट वापस अगेन एक ट्रांसपोर्टर की मदद लेता है, एंट्री कर लेता है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाता है। वहां से ये फिर एक एंजाइम की मदद लेता है जिसको बोलते हैं NIR या नाइट्राइट रिडक्टेज। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनियम में। अमोनियम से फिर ये क्या बना लेगा? एमाइड्स। और फिर ये एमाइड्स पूरे जितने भी प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन है जहाँ पे नीड्स होती है वहां पर ये एमाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? दो अमीनो एसिड्स है जिन्हें बोलते हैं ग्लूटामीन, और दूसरा होता है एस्पाराजीन। ये पहले कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट में। उसके लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम्स लगते हैं। उनके थ्रू जब ये एस्पाराजीन और एस्पार्टेट में, सॉरी, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो गया, उनसे भी फिर फर्दर और अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और इस तरह से पूरे प्लांट्स के पास में ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जहां जहां नीड होती है वहां वहां जाइलम और अब एमाइड्स जो होते हैं वो किसके? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स के अंदर की जो कहानी थी वो इस तरह से कंप्लीट होती है। सॉइल के पास तो यहाँ पे पहुंच गया था नाइट्राइट, नाइट्रेट फॉर्म में। फिर नाइट्रेट से बाकी का, बाकी प्लांट्स के अंदर क्या कहानी हुई वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? ये कहाँ पे? मीजोफिल सेल में काम हो रहा है, और जितना यूज होने वाला होता है वो ये सेल यूज करती है, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है? वैक्यूल में, ठीक है? चाहे एमाइड हो चाहे NO3 हो, ठीक है? सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाता है वैक्यूल्स के पास, राइट? और जैसे ही सेल को नीड पड़ती है तो इसके पास प्रोटॉन पंप है ही, उसकी मदद से वापस सेल साइटोसॉल में भेज देगा और साइटोसॉल में फिर ये कहानी होने लगेगी, ठीक?
एक चीज बस ध्यान रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर ये वापस वैसे ही रिड्यूसिंग पावर का इस्तेमाल करेगा, यानी कि यहाँ पर किसका NaDH प्लस H प्लस का, और यहाँ पर NaDPH प्लस का। ठीक है, ये कभी भी खाली मुला ऐसे फ्री में काम नहीं करते, इनको किसी की मदद चाहिए होती है, चाहे NR की बात करें चाहे NIR की बात करें। अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, इसको बना लीजिए। हाँ, इसको पूरा कर लीजिएगा। ये क्या है? मेसोफिल सेल है। ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर ऐड कर लेना भाई। क्या ऐड करोगे? ये ऐड करोगे, बल्कि यहाँ पे NaDH नहीं, यहाँ पे फेरिडॉक्सिन लिखिए। क्लोरोप्लास्ट में तो फेरिडॉक्सिन भी है ना, फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म और ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म। चलिए, ठीक, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें वैसी रहेंगी, यहाँ पे NR वही NaDH का ही इस्तेमाल करेगा। ये अगर बना लिया है आपने उसी कंटिन्यूएशन में, तो फिर हम आगे बढ़े। एक पॉइंट लिख लीजिए, जो ये साइकिल बनाया है इसी के साथ में एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो नाइट्रेट का एसिमिलेशन होता है इन केस ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स, nitrate assimilation takes place. Nitrate assimilation takes place in leaves and root cells while in trees, shrubs and legumes. 3 कैटेगरी बताई मैंने, trees, shrubs and legumes. Mainly या मेन साइट इज रूट सेल। मेन साइट इज रूट सेल। क्या मतलब है? मैंने सिर्फ ये बात कही कि जब भी वो कोई छोटा प्लांट होगा, हर्बेशियस प्लांट, ठीक है। अब लेग्यूम को मत कह देना, क्योंकि लेग्यूम भी तो छोटे ही होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वैसे ही हो। जैसे पी का केस ले लोगे, अभी वही बता दोगे एग्जाम में। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं तो उसमें लीव्स में भी नाइट्रेट का एसिमिलेशन होता है और रूट सेल में भी होता है, जबकि जितने भी ट्रीज या हाइट वाले प्लांट्स होंगे, ट्रीज हो, श्रब्स हो या लेग्यूम्स हो, उनमें क्या होता है, उनमें मेजरली ये काम रूट सेल में ही होता है। ठीक है, फिर रूट सेल से लीव्स में कंडक्शन के थ्रू, जो भी कंडक्टिव मैकेनिज्म या ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें देखिए इन साइकिल्स में, एक तो आपको इन साइकिल से पता क्या चला, आपको ये पता चला कि इन एंजाइम्स का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। दूसरी बात है, ये किन किन रिड्यूसिंग पावर तो नहीं कहेंगे, किसकी मदद लेते हैं एंजाइम, ये किसकी मदद से एक्टिव हो पाते हैं। ठीक, दूसरी बात है, आपको ये भी पता लगा कि इसमें जब भी नाइट्रोजन फॉर्म या जो नाइट्रोजन की सिंपल फॉर्म है या आयनिक फॉर्म है, वो प्लांट में कैसे मूव करती है, वो जाइलम के थ्रू मूव करती है। ठीक है, जबकि जब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सारा फ्लोएम कंडक्शन का पार्ट आ जाता है, तब सीड ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है और सारे के सारे अमीनो एसिड सीड ट्यूब के थ्रू प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर जिसकी जैसी नीड होती है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा सा ब्रेक लोगे कि एक और पॉइंट बता दूं उसके बाद। ग्लूटामीन सिंथेटेज एक पॉइंट और एंजाइम है, उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कहिए तो वो बता दे, या फिर अगर ब्रेक लेना चाहो, क्योंकि 50 मिनट एक क्लास के तो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रेक ले लो, 10 मिनट बाद मिलते हैं 12 बजे। ठीक है, 12 पे मिलते हैं। क्लास चाहे तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ ही कर दूं, या फिर जैसे बताइए। चलिए ऑफ कर देते, 10 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, आ जाना, लेकिन कितने 24 है,
बताओ कितना कम अमाउंट, मतलब कि कम लोग हैं, उन लोगों सबको कहाँ है, सब किसी को मालूम नहीं था कि आज क्लास होनी है। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हो गई है पढ़ना? क्यों? अपने साथियों से पूछो ना पढ़ना, ऐसे कैसे? क्लास, आपको क्लास टाइम तो पता है ना? क्लास टाइम पता है तो ऐसा, देखिए, जब भी मैं, मेरे को क्लास नहीं लेना होता तो मैं पहले ही से इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। तो या तो आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिए, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल मतलब अनस्टॉल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस या जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी देनी रहती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मुझे जैसा मालूम है कि ये आप ऐसा है कि ये तो खुद ही बता देता है कि मैम लाइव है, आ जाइए। ऐसा होता है कि नहीं, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता? देन फिर क्या? तो आप क्या चाहते हो, मतलब मैं स्पेसिफिकली आपके पास आईडी के लिए एक बार फिर से लिंक भेज दूं? क्या दिक्कत है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आप एनरोल्ड हैं, ठीक है। जब भी आप आओगे या मैं आऊंगी तो मेरे मेरे थ्रू या मेरे इस आईडी के थ्रू आपके पास लिंक जरूर पहुंचेगा, नोटिफाई आपको जरूर होगा, ठीक है। आना नहीं आना या कोई और टेक्निकल इश्यू हो जाए तो बात अलग की है, ठीक है। अपर्णा, सिर्फ आप ही को दिक्कत है और लोग को भी दिक्कत हो रही है? अभी क्योंकि ये था ना कि थर्ड ईयर के ही वीडियोस अपलोड कर रहे थे, कुछ समय बाद आपको भी इसका फायदा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और रिकॉर्ड्स रखने की मुझे टेंशन नहीं होती, या मुझे किसी स्टूडेंट से नहीं मांगना पड़ता, ये बात है। और ये क्या आपको नहीं मालूम था? 11 मतलब कि मंडे और ट्यूसडे तो मेरा ही क्लास होता है, 11 से होता है, ये तो आपको पता था ना? नहीं मालूम था? फिर तो ये जो टाइम टेबल था वो तो वैसे ही चलेगा। अब फिर क्या दिक्कत है? दो ही टॉपिक रह गए हैं, इसके लिए अलग से गूगल मीट। जो प्रॉब्लम आपके साथ रहती है बच्चों, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, ठीक है। मेरे को अभी तो जैसे अपना ही पढ़ने के लिए दूसरा दूसरा कोई ऐप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी मेरे पास भी, मैं मतलब कोई इतनी हाई फाई तो हूँ नहीं कि मेरे पास इतना बहुत स्टैंडर्ड मोबाइल हो। हाँ, तो मुझे भी इसी के भरोसे रहना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर थोड़े से इशू मेरे साथ भी आते हैं, लेकिन ये है कि आप क्लीन करते रहिए मेमोरी, जो एक्स्ट्रा वाला है उनको कुछ समय के लिए हटा दीजिए, ठीक। हम्म। और बाकी 24 आवर्स बाद सपोज आपका अगर इस यहाँ पे कोई क्लास मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास ये तो ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम टेबल वो ही फॉलो कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि आज क्लास होनी है, या वो 10:50 से क्लास भूल गए कि 10:50 से मेरी होती थी, उसके बाद 11:40 से। मुझे नहीं लगता, बल्कि वैष्णवी तो हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि मैम क्लास का टाइम हो गया है। तो स्टार्टिंग में तो मैं भूल जाती थी, अब तो नहीं। चलिए 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैं भी पानी वगैरह पी लूं, ठीक है। फिर लौटते हैं। टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स।